बेटी 8 अगस्त दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। वक्त की पाबंदियों से आगे बढ़कर जब कोई परिंदा आपके मुंडेर पे आकर सुरीली सदा देने लगे, कोई लाचारी, कमसिनी, मजबूरी या कोई बंदिशों से आगे की सोच रखता हो और अपनी मंजिल पाने की खातिर अपनी ताकत से कहीं ज़्यादा मेहनत करता हो, तो आप ये मानकर चले कि कामयाबी यकीनन उसके कदम चूमेगी। ज़िंदगी में मंजिल पाने की तलब और ईमानदारी हो तो इंसान कामयाबी के दहलीज पे पहुंच ही जाता है और तब जाकर उसकी कामयाबी कभी ना ख़त्म होने वाली दास्तां उसे गले लगाती है और उसके माथे पे एक हसीन बोसा देती है। उसी कड़ी में डीडी उर्दू लेकर आया है आपका पसंदीदा शो हौसलों की उड़ान, और मैं सोनम गिल आपकी मेज़बान। तो चले आए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे बाकमाल शख्सियत से जिन्होंने ख़ुद को इस मुआशरे के सामने नज़ीर पेश किया है, श्री मुकेश गुप्ता जी। मुकेश जी नमस्कार, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे शो में। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया कि आज आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास यहाँ आए हैं। मुकेश जी, जैसा हम आपके बारे में जानते हैं कि आप जो है भारत के सबसे मकबूल एडवर्टाइजिंग ग्रुप जो है आप उसके चेयरमैन हैं, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आपने सिर्फ ये जर्नी की शुरुआत जो है आपने एक ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू किया है ना। तो आप अपने जो डिजिटल और मीडिया मार्केटिंग ग्रुप है, एडवर्टाइजिंग ग्रुप है, उसके बारे में हमें ज़रा बताएं प्लीज़। मेरा कैरियर 1976 में शुरू हुआ जी। तब मेरी उम्र सिर्फ 14 साल की थी और हमारे पिताजी दिल्ली में उन्होंने 67 में शिफ्ट किया था। उससे पहले हरियाणा के जगाधरी में जी वो एक नौकरी करते थे छोटी मोटी। दिल्ली आने के बाद उन्होंने 67 में यहाँ पर एक सेल्समैन के रूप में काम शुरू किया जी। और उसके बाद करते करते हम 4 भाई बहन जी, हमारी माता जी, हमारी दादी जी, हम सब इकट्ठे रहते थे। एक छोटे कमरे का किराए का घर था जी। और करते करते 76 में हमने पिताजी ने जी काम शुरू किया एडवर्टाइजिंग का। जी बिल्कुल ज़ीरो से, कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसी की कुछ नॉलेज नहीं थी जी। लेकिन उनका सोशल सर्कल बहुत अच्छा था। ओके। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी आर्थिक, जी। इसके बावजूद भी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे क्योंकि वो बहुत मेहनती इंसान थे। जी। तो जब उन्होंने शुरू किया एडवर्टाइजिंग का काम तो मैं उनके साथ शुरू से ही लग गया। ओके। और स्कूल में पढ़ते पढ़ते, सरकारी स्कूल में हमारा एजुकेशन हुआ, तो स्कूल में पढ़ते पढ़ते ही मैं बिज़नेस में उनके साथ लगा। तो हम सिर्फ मैं और पिताजी खुद से ही सारा काम करते थे जी। कोई काम करने वाला वर्कर नहीं था जी। इसके बावजूद भी हमने धीरे धीरे करके 1980 तक हम इस स्थिति में आ गए थे जी। कि हम 2 व्हीलर खरीद सकें। ओके। उससे पहले पूरी दिल्ली में हम साइकिल पर घूम करके काम करते थे और उस टाइम हम सोचा करते थे कि साइकिल के बजाय अगर भगवान हमें स्कूटर दे दे तो बड़ा अच्छा होगा। जी। स्कूटर आ गया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा काम बढ़ना शुरू हुआ। फिर हमने किराए के मकान से अपना घर बनाया। जी। घर, छोटा सा घर, 80 गज का मकान था। ओके। तो वहीं पर ही हमने अपना छोटा सा ऑफिस बना करके काम शुरू किया। जी। तो मेहनत का असर कहें या मेरा तो ये मानना कि जब ऊपर वाले की दृष्टि सही होती है तो सब कुछ काम अच्छा होता है। जी।
एक चीज़ ज़रूर मेरा एक्सपीरियंस है कि हमारे पिताजी ने हमेशा ये सिखाया कि ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी। क्या बात है, बिल्कुल। तो उसका नतीजा ये था कि काम अच्छा चलता रहा ओवरऑल, और बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में हम आ गए कि पूरे देश में भी हमारी ब्रांचेस शुरू हुई, बिल्कुल। और हम एक लिमिटेड कंपनी है, NSE लिस्टेड कंपनी है, बिल्कुल। और अकेली हमारी ही कंपनी ऐसी है जिसके पास सब कुछ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। एडवर्टाइजिंग में बहुत फील्ड होते हैं, बिल्कुल। न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टीवी है, जी। आउटडोर एडवर्टाइजिंग है, होर्डिंग्स, जी। इवेंट है, एग्जीबिशंस हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। बिल्कुल। तो हमारा टोटली 100% अपना सिस्टम है जिससे हम काम करते हैं। और कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आपका कंपटीटर है क्या कोई? जी। कौन है आपका कंपटीटर? मैं कहता हूँ हमारा कोई कंपटीटर नहीं है, क्योंकि हम जिस तरह का काम करते हैं इस तरह का काम कोई दे ही नहीं सकता पूरे हिंदुस्तान क्या बात में। है, क्वालिटी की बात है। ग्राफिक एसो इसलिए सब जानते हैं, भारत में बहुत फेमस है, और किसी वजह से फेमस है, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ कोर्स। जैसे आपने कहा कंपटीटर की तो फिर कोई बात ही नहीं आती है जब आप क्वालिटी पे काम करते हैं। सर यहाँ पे आपसे ये भी पूछना चाहिए कि ग्राफिक्स को कितने साल हो गए अभी फॉर्मेशन को इनके? ग्राफिसेड वैसे तो 1969 की कंपनी है जी, लेकिन हमने टेक ओवर किया था 1997 में। 97, ओके। उस टाइम ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। तो बेसिकली क्या है, 97 से पहले मैं सिर्फ होर्डिंग्स का बिजनेस करता था। 91 में हमारा फैमिली डिवीज़न हो गया, हम 3 भाई हैं, तो काम बंट गया। जी। काम भी इस तरह से बंटा था कि हमारा आपस में कोई कंपटीशन ना हो और आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सके। सही बात है। तो 97 में जब होर्डिंग, एक बार ऐसा हुआ कि होर्डिंग बिल्कुल बंद हो गए, तो फिर हमने ये 97 में ग्राफिसेड को टेक ओवर किया। ओके। और इसमें फिर आगे बिजनेस शुरू किया, और उसमें सब कुछ धीरे धीरे करके सारी सर्विसेज शुरू की। जी। और आज लगभग हमारा 250 लोगों का स्टाफ है अपना, जी। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी बहुत से काम होते हैं। जी। और ऑल इंडिया में हम लोग बिजनेस करते हैं। बिल्कुल। ग्राफिक ऐसा नाम तो सर हर जगह जो बिल्कुल है मशहूर है, इंडिया में हर कोई वाकिफ़ है। इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, जो मीडिया एडवर्टाइजमेंट है ख़ासकर, और उसमें कोई कमी नहीं है। इफ़ इट्स एन इंडोर इन हाउस एक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा है जितना कि हमने आउटडोर उसका देखा है पब्लिश होते हुए। हमें ये बताइएगा सर कि व्हेन हमने ये बात जैसे पहले की कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से किसी काम को शुरू करना, आज जो हमारे दर्शक जितने आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि अगर फ़र्ज़ करें कि हम कोई स्मॉल बिज़नेस इनिशिएटिव लेना चाहें, तो आपकी तरफ से कोई ऐसी गाइडेंस है जो आप उनको देना चाहेंगे? कि अमूमन लोग हताश हो जाते हैं, कि वी डोंट हैव इनफ कैपिटल टू स्टार्ट समथिंग, उसके बारे में ज़रा बताएं कि कैसे। देखिए, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से जो हमने काम शुरू किया, तो उसका मतलब ये नहीं था कि हम एकदम से उड़ने लगे। जी। हमने शुरू में एक बड़ी एजेंसी को पकड़ा। जी। जितना हमारे पास काम आता था, हम जितना बिजनेस लेते थे, वो उस एजेंसी के थ्रू रिलीज़ करते थे मीडिया में। ओके। तो जो मार्जिन होता था वो डेफिनेटली शेयर होता है। जी। हमें 15% कमीशन मीडिया से मिलता था। वो एजेंसी हमें 10% दे देती थी, 5% वो रख लेती थी। ओके। तो उसमें क्या हुआ कि हमें फिर इन्वेस्टमेंट की थोड़ी उसने सुविधा दे दी। जी। वो भी उसने ऐसे नहीं दे दिया, उसने हमारा बैकग्राउंड चेक किया, उसको ये लगा कि भाई ये लोग ईमानदार हैं। फिर बातचीत से आदमी अंदाज़ा भी लगा लेता है सही बात कि भाई ये पैसे मार के भागने वालों में नहीं है। नहीं है। तो वो हमें एक क्रेडिट मिला। तो जो लोग नए लोग आना चाहते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट आना चाहते हैं, वैसे तो आज की पोजीशन ये है कि इस सरकार में, भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं जो स्टार्टअप्स के लिए, नए लोगों के लिए बहुत तरह के फंड सरकार देती है। बस उनको लेना आना चाहिए। बहुत सी जगह मैं सुनता हूँ कि जी वो बैंक सपोर्ट नहीं करते जी, या जी ब्यूरोक्रेसी हमें काम नहीं करने देती। तो दोनों तरह के लोगों को मैंने देखा है जी। कई लोग ऐसे हैं जिनका कुछ नहीं था, इसके बावजूद भी उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिली सरकार की, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज हम भी, क्योंकि हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया, हमने जीवन में बहुत संघर्ष किया,
तो मेरे पास भी बहुत सारे लोग जो आते हैं जो चाहते हैं कि जी हम भी कुछ करना चाहते हैं, जी तो हम उनको पूरा सपोर्ट देते हैं। हम कहते हैं भी तुमको हमारे साथ जुड़ना है तो बहुत अच्छी बात है, जी नहीं जुड़ना, इंडिपेंडेंटली करना है, आपको लगता है भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आप बिजनेस कर सकते हो, जुड़ जाओ हमारे साथ। हम उनको फुल सपोर्ट देते हैं, ओके पूरा कंप्लीट, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना पूरा ऑफिस स्टाफ, जी। सब कुछ उनकी पूरी सपोर्ट कर देते हैं। वो धीरे धीरे करके तो बहुत कई खूबसूरत बात। अच्छी कंपनियां बन जाती हैं। आज मैं मुझे बड़े इस चीज़ का फ़ख्र है कि हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग आज बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। जी, आपको कितनी खुशी होती होगी कि है ना आपने जो इनिशियल लेवल पे उन्हें सपोर्ट किया और आज वो आला मुकाम पे हैं। यहीं आपने जो बात की, इसी को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि ईमानदारी के हवाले से आपने बात की कि हम अक्सर ये सुनते हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेटली थोड़ा नेगेटिव, ये सुनते हैं कि बिज़नेस में आप ईमानदारी से काम नहीं ले सकते, यू कैन नॉट बी ऑनेस्ट ऑल द टाइम। लेकिन आपके इंटरव्यूज़ में हमने ये सुना है, आप हमेशा ये कहते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द फर्स्ट बिजनेस एथिक। बिल्कुल 100%। क्या है कि मैं तो अपने सभी स्टाफ को भी ये समझाता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का ये एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है कि ईमानदारी मस्ट है। जी वो होता क्या है कि बहुत सी बार हम गलतियाँ कर देते हैं। सही। हम अपने इतने क्लाइंट्स का काम करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबका हम काम करते हैं। जी और ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं हो सकती, जब काम करेंगे तो गलतियां भी होती हैं। सही बात। तो अगर आप गलती को एक्सेप्ट करते हो, ईमानदारी से कहते हो हाँ जी ये गलती हमसे हुई है, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। जी। अब मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी सबको यही बताता हूँ कि भाई अगर किसी से कोई गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना, आप मेरे को आके शेयर करो। गलती अगर आपने बता दी तो हम उसको सुधार सकते हैं। सही बात। अगर आप उसको छुपाते रहोगे तो क्या होगा कि वो बढ़ते बढ़ते इतना मुसीबत बन जाता है कि बहुत मुश्किल है। इसलिए ये जो ईमानदारी की बात मैं आपको कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे क्लाइंट्स इस चीज़ का विश्वास करते हैं जी। कि भाई हम गलत काम नहीं करेंगे। जी। आजकल देखो क्या है कि इतना मैं देखता हूँ बिजनेस में ना, आप न्यूज़पेपर्स में भी बहुत पढ़ते होंगे, फर्जीवाड़े बहुत होते हैं आजकल, क्योंकि कंप्यूटर पे बड़ा आसान है किसी भी पेपर को चेंज कर लेना। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, कोई मैनिपुलेशन नहीं। अगर कहीं का हम एलिजिबल नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे। तो इसलिए वो जो ये चीज़ जो ईमानदारी की है, ये कहीं ना कहीं तो पे करती है। 100% सर, बहुत खूबसूरत आपने बात शेयर की। और जब इंसान अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा तो वो अगली दफ़ा वो गलती नहीं करेगा, इज़ गोइंग टू प्रेजेंट इन अ बेटर वे बेसिकली। बहुत खूबसूरत बात है। और ये एडवाइस तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ बिज़नेस के हवाले से नहीं, ये ज़िंदगी के किसी भी सेक्टर में ये आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी नज़र में, क्योंकि आप बहुत आला मुकाम पे हैं आज और हमें गर्व है आप पे, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम बिज़नेस एथिक्स के बारे में बात करें, कोई ऐसे 4 या 5 बिज़नेस एथिक्स आपको जो लगता है कि जो सब में होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ कि वो किसी भी इंडस्ट्री से वाबस्ता? देखिए, एक मेरा एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। जी प्लीज़। अपने अंदर ना कभी निराशा नहीं आनी चाहिए। मेरे को ज़िंदगी में कभी निराशा नहीं हुई। हम बिज़नेस करते हैं, सरकार का बिज़नेस करते हैं, टेंडर से बिज़नेस होता है और टेंडर में बहुत सी बार फेल हो जाते हैं। हमें पक्का विश्वास होता है कि हम एलिजिबल हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, इसके बावजूद भी किसी न किसी कारण से हम चूक जाते हैं, दूसरे आदमी को काम मिल जाता है। तो हताशा, निराशा में आदमी क्या करता है, बहुत सी बार तरह तरह की कंप्लेंट करेगा, सब जगह जाएगा कि जी मेरे साथ बड़ा अन्याय हो गया, बड़ा गलत हो गया। तो लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। वो इसलिए है कि मेरे को सीधा सीधा सा, मैं तो एक ही चीज़ मान के चलता हूँ कि ऊपर वाला जो करता है ना बहुत अच्छा करता है। अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो ठीक है, उसने अच्छे के लिए सोचा होगा। अगर कोई मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे को कोई काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उसने सोच समझ के किया है कि अगर मेरे को वो काम मिल जाता तो हो सकता है मेरे को नुकसान हो जाता है, या हो सकता है मैं कहीं गलती कर लेता। और मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अपना मेरा एक्सपीरियंस शेयर आपसे कर रहा हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कुछ चीज़ें नहीं मिली, छूट गई, लेकिन बाद में जब उसका रिजल्ट देखा तो ये लगा अरे देखो भगवान ने कितना अच्छा किया, ये काम मेरे को नहीं दिया, बचा लिया। बचाने के लिए ही मेरे को वो काम नहीं मिला था। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये कि निराशा, हताशा मन में नहीं आनी चाहिए कभी भी ज़िंदगी में। और एक ये मैंने आपको ईमानदारी का बताया ही है। और साथ में हर एक
के लिए अच्छा सोचना चाहिए। बिल्कुल। कभी भी आज मेरे साथ कोई बुरा भी करता है, बिजनेस है, देखो बिजनेस में बहुत सारे लोग जी। जेलसी भी रखते हैं, सही। दुश्मनी भी रखते हैं। चाहे हम किसी का अच्छा भी कर रहे हैं ना, तो आपने भी ज़िंदगी में देखा होगा जी। कि आपसे भी बहुत सारे लोग हसद करते हैं, कर होता है। सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने शेयर की। और मुझे ये भी बताएगा, क्योंकि आप नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स में आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया, आप बहुत सम्मानित रहे हैं हर जगह, और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, हमारी दुआ है। इसमें आपने जाहिर है इंडियन इकोनॉमी को कहीं ना कहीं आपने चेंज होते हुए देखा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर रहा है इतने सालों में। तो उसके बारे में ज़रा बताएं कि व्हेन यू गो टू एन इंटरनेशनल फोरम आपको क्या नज़र आता है कि इंडिया आज कहाँ खड़ी होती है सबके सामने? देखिए, सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि पहले मैं आपको बहुत पुराना किस्सा शेयर कर रहा जी, हूँ। please। एक बार हम सिंगापुर या थाईलैंड गए, हम्म। 2 देशों पे। तो वहाँ पर शोरूम्स में जाते थे ना, जी। वो शोरूम वाले हमसे अच्छे से बात नहीं करते थे, वो कहते इंडियन है, ये क्या लेगा। ओके। इस तरह का बड़ा गलत व्यवहार होता था। और आज हम कहीं भी जाते हैं, छोटे या बड़े देश में, आज मैं लंदन भी जाता हूँ, तो लंदन वाला भी जो दुकानदार है ना, वो भी बड़ी इज्जत की निगाह से देखता है, अरे हिंदुस्तान से आए, इंडिया से आए। एक हमें जो है, हम एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में हमें मानते हैं। उनको पता है कि हाँ भाई, इनकी जेब में पैसे हैं, कुछ खरीदारी कर लेंगे, जी। ये नहीं कि खाली देखा और आगे बढ़ गए। तो ये जो चेंज, इतना बड़ा चेंज आया है पिछले 10-15 सालों में, जी। वो बहुत बड़ा चेंज है। तो देश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, इकॉनमी हमारी सुधर रही है। सर, स्वदेशी आंदोलन के बारे में ज़रा बताएं कि कैसे इस पर काम होता है, क्या चीज़ें हैं? स्वदेशी आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ हूँ डेफिनेटली, जी। और उनकी पूरी स्वदेशी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जी। वो हर चीज़ पे निगाह रखता है, ओके। भारत सरकार की हर पॉलिसी पर, कि कहाँ क्या जो चेंजेस होती हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री जो भी चेंज करती हैं, तो उसमें हमेशा ये रहता है कि स्वदेशी का, कि जो चीज़ हमारे यहाँ बन सकती है, जो बना सकते हैं, बन रही है, उसके लिए विदेशी क्यों मंगाएं हम। तो उन पॉलिसीज़ को ठीक ठाक कराने में ये हमारा स्वदेशी जागरण मंच उसमें काफ़ी काम करता है, एक्टिव है, और सरकार भी उसकी बातें सुनती है। बिल्कुल। मुकेश जी, हमें ये भी बताएगा कि जो 8 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, उसमें स्वदेशी आंदोलन का क्या हाथ रहेगा? इसमें तो सिंपल सा है कि जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की हम बात करते हैं, जी। तो जब हमारा स्वदेशी प्रोडक्ट बिकने लगेगा, लोग बेसिकली, ये कैसे बढ़ेगा? जब आम जनता इसके साथ जुड़ेगी। सही बात है। आज मैं और मेरा परिवार भी, मेरे को भी अपने परिवार में बच्चों को समझाने में टाइम लगता है, जी। बहुत मुश्किल से समझते हैं, क्योंकि बिल्कुल। ये जो ब्रांड वाली बीमारी शुरू हो गई है, आज वो मैं हैरान होता हूँ। एक मेरे को बच्चे ने ला करके दे दी बेल्ट, जी। 1.25 लाख रुपए की, ओहो। मैंने नहीं पहनी। उसने मेरे को बर्थडे पर गिफ्ट दिया, मैंने कहा मैं नहीं पहनूंगा, तुमको पहननी है पहन लो, रखनी है रख लो। जी। मेरे को तो वो 1500-2000 वाली या 1000 रुपये वाली जो लोकल बेल्ट है, जी। वो अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? वो मेरे को ऐसा लगता है कि अपने ही परिवार के किसी कारीगर ने बनाया होगा। सही बात। तो जब तक हमारी ये भावनाएं पब्लिक में नहीं आएगी, तब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। लेकिन स्वदेशी आंदोलन का मैं देख रहा हूँ बहुत असर हो रहा है, जी। और अभी स्वदेशी प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से फॉरेन प्रोडक्ट्स को अच्छी टक्कर दे रहे हैं। हर तरह का प्रोडक्ट, कुछ भी ले लो आप, जी। कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो, जूते वगैरह सब। हाँ, तो उसमें जब ये चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएंगी तो काफ़ी होगा। और सरकार भी काफ़ी तेज़ी से, आप देख ही रहे हैं, जी। डिफेंस तक में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ने लगा है, हमारा ये क्लॉथ्स के मामले में बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, ये लेदर में हैं, सब चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो ये इकॉनमी जो 8 ट्रिलियन वाली बात हम करते हैं, ये डेफिनेटली हम टच करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी दुआ है सब अच्छे से हो जाए। और ये भी बताइएगा सर कि जब हम बात करते हैं अबाउट एडवर्टाइजिंग कंपनी ख़ासकर, तो वहाँ पे आपके बहुत सारे क्लाइंटल सर्विसेज होती हैं। आपकी नज़र में, क्योंकि हमारे जो भी आज दर्शक होंगे उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग होंगे जो भी ऑलरेडी जॉब्स में हैं, बिज़नेस में हैं,
क्लाइंट सर्विसिंग के हवाले से अगर हम बात करें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करें इन जनरल, तो कौन सी इस तरह की चीज़ें हैं जो हम कभी मिस नहीं कर सकते फॉर अ ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो क्लाइंट का टोटल विजन अपने को पता होना चाहिए। जी। जो भी क्लाइंट सर्विसिंग एग्जीक्यूटिव है उसको सबसे पहले कंपनी को समझना पड़ता है जी। जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, सही बात। और उसकी रिक्वायरमेंट समझें, उसको कौन सा मीडिया उसके लिए सूटेबल है। उसको हो सकता है उसके लिए बेस्ट मीडिया जो है आउटडोर एडवर्टाइजिंग हो, उसको एक आउटडोर एडवर्टाइजिंग का क्या है, क्यों चाहिए, दो तरह से है। एक तो जिसको सिर्फ ब्रांडिंग करनी है, जी। बेसिकली आउटडोर एडवर्टाइजिंग का मतलब ये नहीं कि उसको होर्डिंग किसी ने देखा और फटाफट उसने ऑर्डर किया और खरीदने लग जाएगा, वो नहीं होता। ब्रांडिंग है बहुत बड़ी, उसके दिमाग में आज कस्टमर के दिमाग में ब्रांड बैठता है। सही बात सर। दूसरा है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग का क्या इफेक्ट होता है जी, उसमें आपको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी मिलता है, कस्टमर तो देखता ही है, जी। उसे ट्रेड इंक्वायरीज बहुत आती हैं। ऐसे मैगजीन्स हैं, एरोप्लेन में जो मैगजीन्स हैं बिल्कुल, उसका in-flight अलग magazine इम्पैक्ट का। है। तो मेन बात ये है कि आपको क्लाइंट का उसके लिए क्या मीडिया सूटेबल है, सबसे पहले आपको वो देखना पड़ेगा। तो हमारे एग्जीक्यूटिव हम लोग ट्रेनिंग देते हैं उनको जी। इस तरह की, वो जाके उनके समझते हैं, उनके विजन को समझते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, उसी के हिसाब से क्रिएटिव तैयार होते हैं, फिल्में तैयार होती हैं, और फिर उसी तरह का मीडिया प्लान बन करके रिलीज होता है। और सर हमें ये भी बताएगा कि आजकल जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता है, और इतनी सारी चीज़ें हैं, डिजिटल है, एवरीथिंग इज़ डिजिटलाइज्ड बेसिकली, AI आ चुका है, हर सारी चीज़ें हो चुकी है। तो हमें ये बताएं कि इसके रहते हुए, इतने चेंज आते के बावजूद आउटडोर मीडिया का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या फ्यूचर है? सोशल मीडिया कितना भी आ जाए जी। वो इफ़ेक्ट उतना नहीं दे सकता। आज भी ठीक है कि आज ड्राइवर भी जो है हमारा वो सारा दिन मोबाइल पर ही लगा होता है, जी। मोबाइल पे देखता रहता है, रील देखता रहता है, फिल्म देखता रहता है, लेकिन आउटडोर एडवर्टाइजिंग का जो इम्पैक्ट है वो ज़बरदस्त है। क्योंकि आप जो होर्डिंग लगा है वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। देखना ही पड़ेगा। घर से निकलोगे, आप बस में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, स्कूटर पे जा रहे हो, होर्डिंग आप चूक ही नहीं सकते, उसको देखना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए होर्डिंग का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, और होर्डिंग का मीडिया आज भी बहुत इकोनॉमिकल जी। है बाकी सब मीडिया से। ओके। और दूसरा क्या है कि होर्डिंग पर्टिकुलरली उनके लिए अच्छा होता है, उन क्लाइंट्स के लिए अच्छा होता है जिनको एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए। ओके। आज मान लीजिए साउथ एक्स में किसी का शोरूम है, जी। तो उसको अपने 20-25 किलोमीटर के रेडियस में आउटडोर एडवर्टाइजिंग करनी है, उसका बिल्कुल। बहुत कम पैसे में काम हो जाएगा। लेकिन अगर उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया तो न्यूज़पेपर की तो रीच आप सोचो कितनी बड़ी है, बिल्कुल। तो उसको 90% उसका वेस्ट गया, 10% का सिर्फ उसको बेनिफिट हुआ होगा। है, सही। सेम पोजीशन सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया में आपने जो किया है जा रहा है, ऑल इंडिया में जा रहा है, वर्ल्ड में जा रहा है, जी। लेकिन आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो तो नहीं कवर हो वो रहा। तो कवर नहीं हुआ बेसिकली। तो और सोशल मीडिया ठीक है, इसीलिए मेरा मानना है कि जब भी एडवर्टाइजिंग की प्लानिंग होगी जी। तो मीडिया आपको सारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल। आउटडोर भी है, न्यूज़पेपर भी है, रेडियो भी है, टीवी भी है, सोशल मीडिया भी, हर एक मीडिया का अपना अलग इम्पैक्ट है। जी। लेकिन मेरा आज भी मानना है कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग होर्डिंग का जो है इम्पैक्ट वो सबसे कम रेट का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। मुकेश जी, जैसा हम जानते हैं कि आप इस वक्त जो है आप भारत के सबसे जाने माने शख्सियत में से है जिन्होंने एडवर्टाइजिंग के नाम, एक जो ब्रांडिंग है, एडवर्टाइजिंग है, हर तरह आपने अपना नाम कमाया है। और जाहिर है ये सफ़र बहुत आसान नहीं रहा है जैसे हमने आपसे जाना आज। लेकिन कोई तो ऐसी आपकी विश होगी, जो कोई ऑब्जेक्टिव होगी जो आप पूरा करना चाहते हैं, कोई चीज़ जो आपको लगा हो कि नामुकम्मल रही हो? एडवर्टाइजिंग में तो हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत अच्छा किया है, जो चीज़ सोचा हर चीज़ मिल गई। हम जो काम करते थे पहले, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, होर्डिंग्स, सब कुछ करते थे, फिर हम सोचते थे कि ये जो एग्जीबिशन और इवेंट्स होते हैं जी, ये हमें करने चाहिए। बिल्कुल। तो वो भी मौका मिल गया। हुनर हाट के अपने हुनर हाट हमने हुनर हाट एक भारत सरकार की मिनिस्ट्री ने हमें दिया, और वो हुनर हाट इतना पॉपुलर हुआ कि पूरे देश में आज भी किसी को हुनर हाट का नाम लेते हैं तो उसको ये पता है कि कितना बड़ा था। सही बात।
और हुनर हाट से मेरे को सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन क्यों होती थी कि वहाँ पर पूरे देश के आर्टिसंस आते थे जी। और भारत सरकार उनको फ्री में स्टॉल देती थी, रहने का, खाने पीने के लिए उनको सपोर्ट मिलता था जी। और उनको एक बहुत अच्छी मार्केट मिलती थी। आज भी आप अगर अपने छोटे आर्टिसन के प्रोडक्ट देखें, आप एक कुम्हार का ही देख लें जी। वो कितना बढ़िया सब कुछ बनाता है मिट्टी का, बिल्कुल। तो वो चीज़ें फैक्ट्री मेड से ज़्यादा बेटर होंगी जो उसने हाथ से किया। बिल्कुल। तो सेम पोजीशन बाकी आर्टिसंस की थी, पूरे देश के आर्टिसंस आते थे जी। तो मेरे को सबसे अच्छी सेटिस्फेक्शन ये होती थी कि उन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, उनको हम मार्केट दे रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं जी। इसलिए जितने आर्टिसन आते थे हमारी कोशिश होती थी उनको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज मिले। यहाँ तक कि हमारे स्कोप ऑफ वर्क में नहीं होता था, फिर भी हम करते थे कि उनकी मीडिया में उनके इंटरव्यूज़ कराते थे, उनकी फिल्में बना के सोशल मीडिया पर डालते थे। क्या बात और बहुत सारे लोगों को इतना अच्छा काम मिला कि आज भी लोग याद करते हैं कि उनको, अब बाबा खड़क सिंह मार्ग पर एक लगा हमारा, उसमें एक छोटा सा आर्टिसन आया बाहर से जी। वो बाई चांस उसको कोई एक्सपोर्टर टकरा गया, ओके। क्योंकि कनॉट प्लेस में था, वहाँ पे लोग घूमते घूमते आ जाते हैं। तो उसको ऐसा वो एक्सपोर्टर मिला कि उसको बहुत बड़ा ऑर्डर उसने दिया और आज भी वो एक्सपोर्टर, आज मतलब इतना बड़ा एक्सपोर्टर बन गया वो खुद से कि उसके प्रोडक्ट बाहर जाने लगे। तो ये इस तरह की जो हमारा था वो हुआ। अब तो मेरे को ये लगता है एक ही विषय कि कुछ थोड़ा सा और टाइम निकाल के कुछ समाज सेवा में जाएं, कुछ अच्छा लोगों को जो हमने पाया है कुछ लोगों को दे पाएं। अब जो बिजनेस में रहते हुए जो कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं जी। बिल्कुल। बाकी कुछ 5-7 साल बाद बिजनेस छोड़ के किसी काम में लगेंगे। बिल्कुल। आपके पास शेयर करने के लिए इतनी सारी लाइफ एक्सपीरियंसेस और इतना नॉलेज है, उससे बहुत लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत नेक सोच है सर, आपकी सलाम है इस सोच को। और हम ये जानना चाहेंगे, वैसे तो हम प्रोग्राम कभी ख़त्म करना नहीं चाहते इतनी अच्छी बातें सुनते सुनते, लेकिन चूंकि वक्त की पाबंदी रहती है, कोई भी मैसेज जो आज आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को तो प्लीज़ शेयर करें सर। पूरी मेहनत करनी चाहिए, पूरी मेहनत से काम करना चाहिए। अगर आप कोई सर्विस में भी काम है, अगर कोई नौकरी भी कर रहा है जी, वहाँ भी अपना 100% देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप अच्छा ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने ओनर का भला नहीं कर रहे, आप अपना स्वयं का भला कर रहे हैं, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर उसके साथ थोड़ी बंधे रहना है। आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के निकलेंगे तो आपके लिए बहुत रास्ते हैं आगे बढ़ने के, आपके आगे तरक्की होने वाली है, आपको इंक्रीमेंट मिलने वाले हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि आदमी पूरी मेहनत और ईमानदारी से करे तो ऊंचाइयों को छूने में ऊपर वाला बहुत मदद करता है। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। बहुत इसी जुस्तजू तलाश में मेरी उम्र सारी गुजर गई, मैं कहाँ कहाँ से संभालता, ये कदम कदम पे बिखर गई। दोस्तों, अपनी मंजिल पाने की खातिर मेहनत करें और ख़ुद को मुसलसल आगे बढ़ाते जाएं। तलाश जारी रखें मगर ख़ुद को खोने ना दें। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आप डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसी उम्मीद के साथ कि दोबारा आपसे रूबरू होंगे, इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। मैडम सर, इसमें उस इंसान की फ़ोटो है जो